कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 4-5 बार जला चुके हैं। ये हर समय कुरान क्यों जलाते हैं लोग? नहीं जलाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान जलाते हैं यूरोप वाले। कभी एक आता कभी कुछ। हामिद मीर ने इससे पूछा है कि यहां से ड्रग्स का सुना, इसने बोला आ जाते हैं, ये कबूल कर रहे जाते हैं ड्रग्स, उसका काम खत्म हो गया। क्योंकि जो स्लीपर सेल वाले हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, बिल्कुल आम शहरियों का। तब हामिद मीर था जो कैमरा लेके इसने बताया कि वो अजमल का सामना था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ये जो सिलसिला था सीमा हैदर से शुरू हुआ, वो 4 बच्चे लेकर भारत आई, अंजू थी 2 बच्चे को छोड़कर वहां पे चली गई, पति सास ससुर माँ बाप सबको, वो वहां पे चली गई पाकिस्तान में। एक और गाओ फेंग नाम की एक चाइनीज महिला अपने पाकिस्तानी प्रेमी को मिलने के लिए, वो एक्चुअली स्नैपचैट पे चैट करते थे, तो स्नैपचैट पे बात करते करते इनको मोहब्बत हो गई और वो चीन से गाड़ी लेकर पाकिस्तान पहुंच गई। अब मैं आपको आगे की स्टोरी सुनाता हूं और फिर अपना एनालिसिस दूंगा, आपको मजा आएगा, बने रहिए दोस्तों। अच्छा, ये है वुमेन है, इसका नाम है गाओ फेंग। ये आ जाती है, इस्लामाबाद पहुंचती है, लेकिन पहले ये गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू आई थी, ठीक है। और 18 साल का इसका जो है, जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा है, उसका नाम जावेद है। तो जावेद ये है, ये बाजौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं ले गया उसको, क्योंकि बाजौर में मामला थोड़ा सा खराब है, तो ये ले गया इसको अपने मामा के घर समरबाग तहसील लोअर डीर डिस्ट्रिक्ट में। अपने होम टाउन नहीं, मामा के घर ले गया, मामा के घर रखा। अब वो आ गई है इस्लामाबाद। तो ये गाओ फेंग है जो वहां से आई है। अजय चक्कर क्या है, ये अचानक हुआ रही है। कभी कभी हम देखते थे कोई चलने मिलने चला गया, यहां पे मिलने के आ गया। एक पाकिस्तानी लड़का था जो इंडिया आ गया था अजय देवगन से मिलने के लिए, आई थिंक मैंने सुना कहीं पे। तो ये सब चीजें अलग है, लेकिन ये जो है ना, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट है। आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि है क्या, मैं बात क्या कर रहा हूं। हाइड इन प्लेन साइट, हाइड इन प्लेन साइट, सबके सामने खड़े होके आप छुप जाओ। कैसे छुप जाओगे? आप तो बोलोगे यार छुपाव के लिए तो कोई जगह होनी चाहिए जिसके पीछे छुपो। नहीं, हाइड इन प्लेन साइट का कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों। एक उदाहरण के साथ मैं आपको बड़ा खूबसूरत उदाहरण देख के समझाता हूं। मेरे पास एक सूटकेस है जिसमें नोट भरे हुए हैं, पैसा भरा हुआ है, ठीक है, 50 लाख रुपए मेरे सूटकेस में। मैं सूटकेस जमीन पर रखता हूं, सामने बाथरूम है, मुझे बाथरूम जाना, मुझे टॉयलेट जाना है। अगर मैं सूटकेस वहां पर छोड़ दूं, मैं टॉयलेट जाऊं और वापस आ जाऊं, 90% चांस है कि मुझे सूटकेस वहीं पे मिलेगा। पर अगर मैं टॉयलेट जाऊं और वहां पे मेरे साथ जो 15-20 लोग बैठे हैं उस पब्लिक एरिया में, उनको बोलूं कि यार आप लोग प्लीज जरा ध्यान रखना, इसके अंदर 50 लाख रुपए हैं, जरा इसका प्लीज ध्यान रखना, 50 लाख रुपए इसके अंदर, इसको कुछ छेड़ना मत यार, ठीक है, देख लेना जरा, 50 लाख रुपए हैं इसके अंदर। तो जब तक मैं बाथरूम से 2 मिनट के बाद आऊंगा, वो सूटकेस गायब हो चुका होगा। सबसे बढ़िया चीज, किसी को बताओ मत, बीच में 50 लाख रुपए का सूट, किसको क्या पता कपड़ा रखा है इसके अंदर, बर्तन रखा है, किसी को क्या पता क्या है इसके अंदर, बोलो मत किसी को। दिस इज हाइडिंग इन प्लेन साइट। यानी कि सीमा गुलाम हैदर भारत आती है, और मैं इस मामले में भी कन्विंस नहीं हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, सचिन मीना ने बता दिया होगा सबको, सचिन मीना ने बोल दिया होगा कि साहब ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत यह बात हुई है कि हां ये पाकिस्तानी है, हां ये इंडिया आई है, रह रही है। जो इंडिया से औरत गई है अंजू, वो फॉर्मल वीजा लेके गई। तो देखिए हाइडिंग इन प्लेन साइट, आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। वो गई वहां पे, अब वो वहां पे सेटल डाउन हो गया। अभी एक गाओ फेंग आती है चाइना से, सबको बता के। अच्छा, ये बात मीडिया में कैसे आ जाती है, मुझे बात समझ में नहीं आई। आपने कभी सोचा है, सीमा गुलाम हैदर बोलती भी बिल्कुल देसी भाषा है, हिंदी बोलती है, नॉर्मल बिल्कुल हिंदी बोलती है, साड़ी वाड़ी उसका सब कुछ वो है, नाम भी उसका सीमा है, किसी को पता ही नहीं लगेगा, कुछ चुपचाप वो यहां पे रहती। ये जानबूझ के करा गया है, जानबूझ के बताया गया है। अब इसके पीछे क्या है, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी जब पूछताछ करेंगी तब पता लगेगा। लेकिन ये जो गाओ फेंग आई है ना, अब आप देखो गाओ फेंग को, गाओ फेंग का मामला क्या है। गाओ फेंग आती है, ठीक है, 20-21 साल की औरत है ये गाओ फेंग। ये आती है 18 साल के जावेद से मिलती है, स्नैपचैट, तीनों के तीनों ये सोशल मीडिया से बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से। कोई लूडो खेल रहा था, कोई पबजी खेल रहा था, कोई कुछ, ये स्नैपचैट खेल रही थी। तो ये बहन आ गई चाइना से यहां पे, अब ये सेटल डाउन हो गई पाकिस्तान, ठीक है। एक माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं, आपने बचपन में सुना होगा, दिस इज अ ट्रू स्टोरी एक्चुअली। हम लोगों को लगता है ना ऐसी कहानियां हैं, कहानियां नहीं है, ये सच है। एक जमाने में विष कन्याओं का यूज होता था ना, एक जमाने में, आपने सुना होगा।
एंड विश कन्या तो अलग एक कॉन्सेप्ट है। विमेन हैव बीन यूज्ड एज स्पाइस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे वर वेरी इफेक्टिव स्पाइस। मेन को भी इस्तेमाल करते थे, बच्चों को भी इस्तेमाल करते थे, औरतों को भी इस्तेमाल करते थे। और औरतों को स्पाइस के लिए क्यों इस्तेमाल करते थे? एक तो औरतों का इमोशनल क्वोशंट बेहतर होता है मैन से, दे आर मोर स्टेबल, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। ये मैं आपको बात बता रहा हूं जो लोग बिलीव करते हैं, ये मेजर गौरवारिया नहीं कह रहा, ये जो लोग इस्तेमाल करते थे वो मानते हैं ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज, अ वुमन इज परसीव टू बी नॉन थ्रेटनिंग। तो ये दिमाग लोगों ने लगाया जिन्होंने औरतों का इस्तेमाल करा होगा जासूसी के लिए, वो उनका दिमाग है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये उनका दिमाग है कि वुमेन आर परसीव टू बी नॉन थ्रेटनिंग, ठीक है। अब वो चली गई, यहां से अंजू गई 2 बच्चे छोड़ के, वीजा लेकर गई, यानी कि पाकिस्तान ने उसको वेलकम करा कि ठीक है मैडम आप आ जाइए। वो चली गई पाकिस्तान, यहां पे 2 बच्चे छोड़ गई, वहां पे अंजू से वो बन गई फातिमा, इस्लाम कबूल कर लिया और वो नसरुल्लाह से शादी कर ली। अब उसकी फोटोग्राफ निकल रही है, वो खाना वाना खा रही है बुर्का पहन के, तो वो सब हो गया। दिस इज हाइडिंग इन प्लेन साइट। अब आप उसका क्या कर लोगे? वो कहेगी कि मेरा हस्बैंड अब पाकिस्तानी है, मेरी नसरुल्लाह से शादी हो गई है, अब क्योंकि वो पाकिस्तानी है आप उसको पाकिस्तानी सिटीजनशिप दीजिए, उसको वहां की शरीयत दीजिए, उसको वहां का निवासी बना दीजिए, उसको पासपोर्ट दे दीजिए पाकिस्तानी। अब वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के आराम से शी इज देयर हाइडिंग इन प्लेन साइट, ठीक है ना। या तो मैंने आपको बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर का स्टोरी बताई थी, उसका गांव कहां पे? बोना गांव, जहां पे मैं भी जा चुका हूं, मैंने आपको बताया था पिछले वाले एपिसोड में। तो दोस्तों या तो ये है कि अब क्या हो सकता है, दिस नोबडी नोज, बट मेरा एक गेसवर्क और चल रहा है दिमाग में कि ऐसा हो सकता है कि उसका काम खत्म हो गया वहां पर, उसका काम खत्म हो गया हो, क्योंकि जो स्लीपर सेल वाले हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, बिल्कुल आम शहरियों की तरह रहते हैं। आपने पूरा कुछ पता लगाया, आपको जो पता लगाना था पता लगाया, और लीगली आप आ जाओ ना पाकिस्तान, आप लीगली आ जाओ पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया में अगर पता लग गया तो फिर सीधा जिंदगी भर जेल, और फिर आप बोलोगे कि पाकिस्तान में मेरा ये हैंडलर था, ऐसे पैसे आते थे, मैंने ये जासूसी करी, ये जासूसी करी, ये जासूसी करी। अब लोग ये बोलेंगे साहब कि जो अंजू है वो जासूसी क्या कर सकती है, वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली की मिडिल क्लास हाउसवाइफ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ट्रेंड जासूस होता है वो बहुत कुछ डैमेज कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, कैंटोनमेंट एरिया है, ठीक है, छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूं किस किस चीज की वैल्यू है, आपको क्लियर हो जाएगा। कैंट एरिया होता है, छावनी का एरिया है। छावनी के एरिया के बाहर जो मेन गेट है जहां से गाड़ियां निकलती हैं, ठीक है, वहां पे किसी की पान की दुकान है, फल की रेडी है। उसको सिर्फ यह काउंट करना है कि जब एक्सरसाइज हुई तो इस गेट से कितनी गाड़ियां बाहर निकली। जो एक्सरसाइज होती है ना, फौज की प्रैक्टिस होती है लड़ाई की, कितनी गाड़ियां गई, तकरीबन कितने लोग गए होंगे। जब कोर कमांडर साहब गए, आर्मी कमांडर साहब गए, कितने बजे गए, कितने बजे निकले, कौन कौन का अफसर कितने बजे आया, कितने बजे निकला, किसकी पोस्टिंग हुई, किसका, क्योंकि फौजी भी आके उस रेडी पे खरीदेगा फल, जाहिर सी बात है, कोई तो बाहर आएगा। उसने रेडी कैंट के बाहर क्यों लगा रखी है? उसने कैंट के बाहर रेडी इसलिए लगा रखी है क्योंकि उसको पता है कि वहां पे हजारों लोग रहते हैं और उनका बिजनेस उसको मिल सकता है। तो जहां पे बिक्री होगी वहीं पे आदमी रेडी लगाएगा, वहीं पे अपनी दुकान लगाएगा। तो यार ये सब चीजें होती हैं, आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं, ठीक है। आप गोपीनाथ बाजार जाइए दिल्ली में, मैं आपको एक छोटा सा और आइडिया देता हूं। दिल्ली कैंट में गोपीनाथ बाजार, वहां पे दुनिया भर की फौज की यूनिफॉर्म्स, फौज का ये वो दुनिया भर का जो फौजी देते हैं ना, कि जैसे कि आपको गिफ्ट दिया, वो सिल्वर प्लाक्स होते हैं, कोई गिफ्ट आइटम्स होते हैं, ये सब। आपको क्या लगता है वो जो दुकानदार है वो 25 यूनिटों का बना रहा होगा? 25 यूनिट का जो बना रहा होगा पूरी इंडियन आर्मी में, और ऐसे कितने हैं, कितने सारे हैं वहां पे गोपीनाथ बाजार में, ये सब लोग, और पूरी इंडियन आर्मी में बनता रहता है ये। क्या उसको 25 यूनिट की लोकेशन नहीं पता होगी? आपको क्या लगता है वहां के ऑफिसर्स का, 1-2 ऑफिसर का नाम उसको नहीं पता होगा? सब पता होगा उसको कि कौन कहां पे पोस्टेड है, क्या है, किसने भेजा है। वो क्या कहा, वो एडजुटेंट साहब से बात करो। हाँ, एडजुटेंट साहब ने बात करी, एडजुटेंट साहब ने, अब प्रेशर आया एडजुटेंट के ऊपर कि भाई वीआईपी विजिट है, जल्दी करो। एडजुटेंट साहब से बात करी, उनका मोबाइल नंबर क्या है। ये सब धीरे धीरे धीरे, अपने आप में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती इन चीज़ों की दोस्तों, अपने आप में इन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब आप इसको जोड़ तोड़ के एक पूरा एक पजल को लगाते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि क्या चल रहा है, सेना में क्या चल रहा है। तो यही सब चीज़ें चलते हैं। जैसे मैंने बोला ना, हाइडिंग इन प्लेन साइट, इसको कभी मत भूलिएगा दोस्तों, हाइडिंग इन प्लेन साइट। सामने 50 लाख की अटैची रख दो, कोई उसको छेड़ेगा नहीं। जहां आपने ज्यादा अनाउंसमेंट कर दी वहां पे दिक्कत हो गई। ये लोग भी यही कर रहे हैं, हाइडिंग इन प्लेन साइट। अब पता लगेगा वो चाइनीज यहां पे आई क्यों है, वो आई क्यों है, उसका मकसद क्या था आने का। क्योंकि मैं मान के नहीं, मुझे विश्वास नहीं है ये कि कोई अपना, देखो बच्चों के साथ आपको इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, पति के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है आपको, ठीक है।
आपको घर परिवार वालों के साथ जहां पे आप इतने साल रह रहे हो, कुछ ना कुछ तो इमोशनल अटैचमेंट होता है, राइट? इट इज ट्रू, ये होता है। सब कुछ छोड़ के एक बंदा जिसको आप जानते नहीं, जिससे आप मिले नहीं, जिसको आपने देखा नहीं, आपने उससे बात करी, बोला कि साहब मैंने तो उसके साथ वो लूडो खेल लिया था, क्या पबजी खेल लिया था मैंने उसके साथ, और बंदे पबजी के चक्कर में छोड़कर, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से ये चीजें नहीं हो सकती हैं। ये कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और ये बाद में पता लगेगा हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जाना, वहां पर रह जाना, ये कर देना, ये सब ऑल दिस हाइडिंग इन प्लेन साइट। अच्छा, अब दूसरी खबर है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान की खबर है, मजा आएगा आपको, सुनिएगा दोस्तों। ये कुछ दिन पहले की खबर है, लेकिन इंडियन न्यूज में अभी अभी निकली है। मलिक मोहम्मद अहमद खान, ये है स्पेशल असिस्टेंट ऑन डिफेंस टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ये क्या कह रहा है, इसका जरा वीडियो देखिए, तब आपको पता लगेगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको इतने दिनों से क्या कह रहा था और अब ये क्या कह रहा है। ये देखिए, ये है करीब 17-18 तारीख का वीडियो, ये जो इंटरव्यू है, लेकिन इंडियन मीडिया में अभी भी आया है। ये आज का है, आज और कल में आया है इंडियन मीडिया में, और मैं आपको बताऊंगा मैं इतने दिनों से क्या कह रहा हूं। जरा देखिए इसका। मलिक साहब, इसकी क्या वजह है? ये रेंजर्स एरिया है और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है। ये क्या बात दुरुस्त नहीं है कि इस इलाके में ड्रोन के जरिए स्मगलिंग भी होती है? बिल्कुल, और ये बड़ी तशवीशनाक है। अभी रिसेंटली एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसपे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर। लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल फोन जो है उसकी सर्विस इसलिए बंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि सर, जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद फिर तकलीफ रहती है। हम कोशिश करके फिर। दोस्तों, आपने देखा ये क्या कह रहा है? इनसे पूछा किसने? हामिद मीर, जो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी जर्नलिज्म का, पाकिस्तान का टॉप एंकर माना जाता है, हामिद मीर ने इससे पूछा है कि यहां से ड्रग्स का सुना, इसने बोला आ जाते हैं, ये कबूल कर रहे जाते हैं ड्रग्स। ये बंदा जो कि शहबाज शरीफ का स्पेशल असिस्टेंट है डिफेंस का, ये कबूल कर रहा है। देखिए, ये है मलिक मोहम्मद अहमद खान। मलिक मोहम्मद अहमद खान कह रहा है यस डेफिनेटली हम लोग भेजते हैं ड्रग्स। अच्छा, कभी इससे पूछना कि बेटा आप जो ड्रग्स भेजते हो, ठीक है, आप 90% ड्रग्स पंजाब क्यों भेजते हो? आप पंजाब क्यों भेजते हो? आपका कश्मीर में भी बॉर्डर है, आपका जम्मू में भी बॉर्डर है, आपका राजस्थान में भी बॉर्डर है, आपका गुजरात में भी बॉर्डर है, ठीक है, आपका इतना बॉर्डर है, आप पंजाब में क्यों भेजते हो ड्रग्स? और कभी कभी जम्मू में भी भेज देते हो, पर ज्यादातर आपका पंजाब में। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप ऐसा क्यों करते हो? वाई पंजाब? वाई डू यू वांट दीज ड्रग्स टू लैंड इन पंजाब ओनली? ठीक है, एक तो भाषा मिलती है एक दूसरे की, एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या हो सकती है इसकी? दूसरी बात ये हो सकती है कि भाई पंजाब में पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे बॉर्डर एरिया में, राजस्थान में इतने लोग और गुजरात में इतने लोग बिल्कुल बैंग ऑन द बॉर्डर नहीं रहते। जम्मू में चले जाएं तो हिल्स, माउंटेन्स ये सब आना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है। पंजाब में जोग्राफिकल आसानी है, प्रॉक्सिमिटी है, ये सब है, ये फैक्टर्स सही हैं। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ी बात है, मैं आपसे कहता हूँ ना, ये पूरा खालिस्तान का मामला फंड कैसे होता है? मैं अक्सर कहता हूँ आपको, चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, कि नार्को टेरर, नार्को टेरर। मैं अक्सर कहता हूँ आपको भी पता है कि भाई जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल फुकरा हो गया है, भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, फिर पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आते हैं यार? खालिस्तानियों को फंड करके कि तुम जाके सैन फ्रांसिस्को में इनका कॉन्सुलेट जला दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर का हर चीज के लिए पैसे चाहिए। खालिस्तानी बेवकूफ छोड़ना है, बेवकूफ हैं, बट खालिस्तानी मुफ्त में काम तो फिर भी नहीं करेंगे, लालची लोग हैं, मुफ्त में काम तो नहीं करेंगे। इनका पैसा कहां से आ रहा है? दिस इज द मनी। दोस्तों, इसको कहते हैं नार्को टेरर। ये नार्को टेरर का पैसा है जो कि पाकिस्तान का, अब ये जो सीनियर बंदा है जो कि शहबाज शरीफ को एडवाइस करता है डिफेंस के मामले में, इसने कबूला है, इसने कबूल किया है कि हां साहब हम लोग इंडिया ड्रग्स भेजते हैं। और हामिद मीर के इंटरव्यू में आपने सुना हामिद मीर ने क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया। फिर कहते हैं कि वहां पे फोन नंबर बंद कर देते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी वाले, ये बंद कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये कह रहा है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी वाले उन सबको रोकने की कोई किसी को कोशिश नहीं कर रहा, कोई किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा भाई। नो बडी इज ट्राइंग टू स्टॉप एनीबडी। सच बात अलग है, और सच बात क्या है? सच बात यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की शय में यह सारा का सारा काम हो रहा है। पाकिस्तान में एक र्यूमर फैलाया जा रहा है, आप किसी भी टेररिस्ट से पूछिए, किसी से भी बात करिए, कुछ भी करिए, तो उसका क्या रहता है कि नहीं साहब बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। अब
जो हमें आर्मी से सपोर्ट था, अब वो आर्मी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोस्तों, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान के पास फिर से पैसा आना शुरू हो गया है। और जिस दिन पाकिस्तान के पास एक लेवल के ऊपर पैसा आ गया, पाकिस्तान फिर टेररिज्म में फ्रंट फुट पे खेलेगा। वो उसकी नीयत है, वो उसकी फितरत है। आप मछली को पानी में डालोगे, मछली तैरेगी। आप कौए हवा में फेंको, कौआ उड़ेगा। ये उसकी फितरत है, उसने करना है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान नार्को टेरर पर डिपेंड कर रहा है। जिस दिन पाकिस्तान के पास मोटा पैसा आ गया, भीख का या एड का, लोन का, किसी का भी, फिर पाकिस्तान टेररिज्म में पूरी जान लगा देगा। अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। ये प्रूफ है सामने आपका। और यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि खालिस्तानियों के पास पैसा कैसे आता है। कल मैंने आपको कवर करके बताया था ना चाणक्य डायलॉग्स में, किस तरीके से ये लोग जाते हैं और जाते हैं यहां से पंजाब के गांव से वहां पे जाके इनको बोलते हैं कि तुम झूठ बोलो, तुम खालिस्तानी हो। जबकि वो बंदा नहीं होगा खालिस्तानी, उसका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या खालिस्तान है। जानबूझ के उसको बोलो तू खालिस्तानी है, तेरे को मिल जाएगा, और वो लालच में बोल देता है। वो पैसा कहां से आ रहा है पूरा इस ऑपरेशन को रन करने के लिए? क्योंकि उसको भेजने वाला भी तो यहां से कोई होगा ना, वहां पे तो पकड़ लेते हैं इसका भेजने वाला। ये सब, ये सारा पैसा कैसे आ रहा है? हु इज फंडिंग ऑल दिस? ये ड्रोन से जो कोकेन, हेरोइन जो पाकिस्तान से आती है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान से आती है, पाकिस्तान ड्रोन के थ्रू इंडिया में भेजता है। वही तो हामिद मीर ने भंडा फोड़ा है। ये वही हामिद मीर है दोस्तों। कहीं आप लोग भूल गए हो कौन हामिद मीर है? एडिटर साहब जरा फोटो दिखाइए हामिद मीर की। ये वही हामिद मीर है जो 26/11 हुआ था ना, जब पाकिस्तान कह रहा था कि अजमल कसाब कौन है हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं अजमल कसाब कौन है। वो तो कोई हिंदू था जिसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था, और वो हिंदू था जिसको जबरदस्ती मरवा दिया अपने खुद के लोगों को पाकिस्तान का नाम खराब करने के लिए। ये पाकिस्तानी ड्रामा कर रहा था। तब हामिद मीर था जो कैमरा लेके जियो टीवी में उस समय था ये, और ये कैमरा लेके हामिद मीर गया है और कैमरा लेके इसने बताया कि वो अजमल कसाब का घर है। अजमल कसाब पाकिस्तानी है, वो अजमल कसाब का घर है, वो सामने। तब इसको फोन आए और इसको भगाया वहां से, और इसको कैमरा वैमरा क्रू को दौड़ाया वहां से और बोला नहीं ये कट हो, ये सब हटाओ, ये सब अजमल कसाब नहीं है पाकिस्तानी, वो तो हिंदू है, वो तो इंडिया का रहने वाला है। और ये 26/11 जब कांग्रेस के अपने दिग्विजय सिंह जी ने एक किताब रिलीज करी थी, 26/11 आरएसएस की साजिश, पता है आपको किताब ऐसी रिलीज हुई थी, 26/11 आरएसएस की साजिश। जस्ट इमेजिन। जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पत्रकार ये कह रहा है कि ये अजमल कसाब का घर है। ये तो भाई साहब अंदर भी हैं बाहर भी हैं, बहुत ड्रामा चलता है ऐसा। आखिरी खबर यह है कि स्वीडन के पीएम ने यह बोला है कि साहब ये कुरान जली है, ये बहुत अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसको कंडेम करते हैं और ये जानबूझ के करा गया है और ऐसा वैसा। बिल्कुल। और ये तो मैं भी कहता हूं यार, ये तो मैं भी कहता हूं कि कुरान जलाई ये गलत करी है। इसको कोई भी राइट थिंकिंग आदमी सही नहीं बोलेगा, जिसकी थोड़ी सी भी अकल है ना, थोड़ा सा भी शऊर है, उसको थोड़ा सा भी इल्म है, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि कुरान जली बहुत अच्छा हुआ। नहीं, नो, नॉट एट ऑल। ये गलत चीज हुई है, हाईली कंडेमनेबल। लेकिन ये जो स्वीडन का पीएम बोल रहा है ना, ये घड़ियाले आंसू बहा रहा है। क्यों? ये कहता है कि साहब ये बहुत गलत हुआ है, और ये बेसिकली ये नहीं चाहता कि कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए स्वीडन के ऊपर। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि हमला होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। ठीक है, इसकी हो रही लुप लुप, तो इसलिए भाई ने पहले ही मना कर दिया। भाई ने बोल दिया कि बहुत गलत है। अरे भाई, अगर तुम सीरियस हो कि कुरान नहीं बर्न होनी चाहिए, तो तुम क्यों कानून नहीं बनवाते? कानून बनाओ ना। तुम कानून मानने वाले मुल्क को कानून बनाओ कि साहब कोई भी धर्म की किताब होगी, कोई भी ऐसी चीज होगी, वो नहीं जलनी चाहिए, उसकी बेगुरबती नहीं होनी चाहिए, गलत चीज नहीं होनी चाहिए उसके साथ। आप करो आप। और ये भी इन्वेस्टिगेट करा जाए कि हर समय वहां पे कुरान शरीफ ही क्यों जलाते हैं वो लोग? दुनिया भर के धर्म है वहां पे हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, बुद्धिस्ट भी, सबकी अपनी अपनी किताबें हैं। आपने कभी रेयर केस सुना होगा तो सुना होगा, आपने देखा होगा। ये क्या प्रूव करना चाह रहे हैं ये लोग स्वीडन वाले, और ये क्यों बार बार पुश कर रहे हैं? ठीक है, ये बार बार क्यों पुश कर रहे हैं? ये लड़ाई कहीं और डायरेक्शन में जा रही है दोस्तों। मैं किस दिन विस्तार में कवर करूंगा, पूरा एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा आपके लिए 20-25 मिनट का, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये डायरेक्शन, ये हर समय आपने देखना कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 4-5 बार जला चुके हैं। ये हर समय कुरान क्यों जलाते हैं लोग? हर समय कुरान ही क्यों जलाते हैं? वहां पे तो कई धर्म के लोग हैं, सबकी किताबें नहीं जलाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कुरान जलाते हैं यूरोप वाले। कभी एक आता, कभी कोई जला दी होगी, लेकिन मैक्सिमम इनका फोकस कुरान में रहता है। किस तरीके से मोहम्मद साहब के हम कार्टून बना दें, जो फ्रांस में बने थे, चार्ली हेब्डो की बात कर रहा हूं, ये सब किस तरीके से रीप्रिंट करते हैं। क्या है इशू? इनकी खटपट क्या है? ये किसी और दिन डील करेंगे, लेकिन खटपट है और बहुत गंभीर खटपट है दोस्तों। तो दोस्तों,
ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।